आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस का हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप, असम सीएम ने दिया जवाब। आबकारी नीति मामला दिल्ली एससी में जज से बोले अरविंद केजरीवाल, मैं खुद बहस करूंगा। शादी के बाद पहली बार अपने होम टाउन इच्छर पहुंचे आईआईटीएन बाबा अभय सिंह, जाने कौन है उनकी पत्नी। अमेरिका ईरान युद्ध होगा खत्म और खुल जाएगा हार्मोज स्ट्रेट, पाकिस्तान ने क्या तैयार किया है समझौते का ड्राफ्ट। ईरानी सेना आ रही थी, अमेरिकी एयरमैन को बचाने में सीआईए ने निभाया अहम रोल। ट्रंप के ईरान के बारे में कहे अपशब्दों की अमेरिका के अंदर भी तीखी आलोचना। 48 घंटे का अल्टीमेटम, ईरान के पीछे चीन रूस का दम। वेदांता को झटका, सुप्रीम कोर्ट का जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए अडानी के प्लान पर रोक लगाने से इनकार। राकेश बेदी ने मांगी माफी, पुराने बयान पर हुआ था विवाद। और लगातार 7 हार, बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड। कांग्रेस पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे भारत में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे किसी व्यक्ति और उनके परिवार से जुड़ा अब तक का सबसे गंभीर आरोप बताया है। पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा और उनकी पत्नी ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया है और इसे कांग्रेस की हताशा बताया है। शर्मा ने पवन खेड़ा पर मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही है। वहीं उनकी पत्नी ने कांग्रेस की ओर से पेश किए गए दस्तावेज को फोटोशॉप बताया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह खुद बहस करेंगे। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को रिकॉर्ड पर लिया जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वरकार्ता को सुनवाई से हटाने की मांग की है। दिल्ली एससी ने केजरीवाल की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को शुक्रिया कहा। सोमवार 13 अप्रैल को 2:30 बजे अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की तरफ से कोर्ट में दलील रखी। एसजी ने केजरीवाल के एप्लीकेशन का विरोध किया। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, मैंने जज को हटाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की है। प्रयागराज के महाकुंभ में चर्चाओं का केंद्र बने आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने विवाह रचा लिया है। शादी के बाद वे अपनी पत्नी प्रीतिका के साथ पहली बार अपने पैतृक शहर झज्जर पहुंचे, जहां उन्हें देखने और मिलने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल अभय अपनी पत्नी के साथ बैंक खाते की केवाईसी अपडेट कराने के सिलसिले में झज्जर आए थे। इस दौरान उन्होंने तहसील परिसर स्थित अपने एडवोकेट कर्ण सिंह ग्रेवाल के चैम्बर में कुछ समय बिताया और मीडिया से भी रूबरू हुए। यहाँ चाय की चुस्कियों के बीच चैम्बर में ही आईआईटी बाबा को देखने और उनके साथ सेल्फी लेने वालों का तांता लगा रहा। कई लोगों ने अभय से पुरानी यादें भी ताजा की। इस मौके पर अभय ने बताया कि उनकी पत्नी प्रीतिका बेंगलुरु की रहने वाली है और दोनों एक ही विजन के साथ काम कर रहे हैं। माता पिता से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर अभय सिंह ने कहा कि वे उनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन बड़े परिवार की जिम्मेदारियों के चलते कभी कभी छोटे परिवार से दूरी बनानी पड़ती है। अमेरिका और ईरान के बीच 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा युद्ध खत्म हो सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट भी अब खुल सकता है। दरअसल अमेरिका और ईरान को जंग खत्म करने का एक प्लान मिला है जिसमें 2 फेज का एग्रीमेंट शामिल है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही उम्मीद जताई थी कि सोमवार तक ईरान की डील के लिए तैयार हो सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका को आज यानी सोमवार को एक प्लान मिला है जिसमें मिडिल ईस्ट में कमबैक ऑपरेशन खत्म करने के प्लान को मंजूरी शामिल है। खास बात यह है कि इस जानकारी में ईरान की प्रतिक्रिया की कानूनी जिक्र नहीं है। अमेरिकन मीडिया और पाकिस्तान का हवाला देकर जानकारी रिपोर्ट दी गई है। इसका फाइनल एग्रीमेंट 15 से 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। अमेरिकी सेना ने ईरान में अपने एक लड़ाकू विमान के लापता क्रू सदस्य को एक नाटकीय मिशन में बचा लिया है। इस फाइटर जेट को वहां के एक दूर दराज इलाके में ईरान ने मार गिराया था।
ये सब कैसे हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन दुश्मन इलाके में फंसे एयरमैन को निकालने का ऑपरेशन बेहद जटिल था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस मिशन में स्पेशल फोर्सेस के कई जवानों के साथ अमेरिकी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, हमने ईरान के पहाड़ों के काफी अंदर से गंभीर रूप से घायल और बेहद बहादुर F-15 क्रू सदस्य को बचा लिया है। लेकिन इस एयरमैन की मुश्किलें शुक्रवार से शुरू हुई, जब खबर आई कि दक्षिणी ईरान के ऊपर उड़ रहे एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को चेतावनी दी। ट्रुथ सोशल पर रविवार को उन्होंने ईरान के बड़े पावर प्लांट और पुलों पर हमले की धमकी दी। उन्होंने ईरान से हार्मुज स्ट्रेट खोलने को कहा और ऐसा न करने पर बेहद बुरे परिणाम भुगतने की वार्निंग दी। धमकी और चेतावनी वो पहले भी देते रहे हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे लेकर दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है। वह अपशब्द हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक राष्ट्रपति का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को शुरू हुई 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर कोई बात बन पाई और न ही दोनों पक्षों की ओर से युद्ध खत्म करने पर बातचीत सफल हो पाई है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मिलकर अमेरिका ईरान के बीच युद्ध रोकने की मध्यस्थता जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनती नजर आ रही है। ईरान ने पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली बातचीत से पहले इस्लामाबाद की ओर से भेजे गए 15 सूत्री शांति समझौते को सिरे से ठुकरा दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने एक बिचौलिए के जरिए भेजे गए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम अमेरिका की शर्तों पर इस युद्ध को खत्म नहीं करेंगे। कोई भी बातचीत हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है। उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि अगर ईरान मंगलवार 7 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक, यानी भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह तक, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए कुछ नहीं करता, तो उनके पास ना तो कोई पावर प्लांट बचेगा और ना ही कोई पुल सुरक्षित होगा। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। कोर्ट ने जेपी ग्रुप की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए अडानी ग्रुप के रिजोल्यूशन प्लान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही इस कंपनी के लिए NCLT ने अडानी इंटरप्राइजेस के 14,500 करोड़ के रिवॉल्यूशन प्लान मंजूर कर दिया है, लेकिन अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इस टेक ओवर पर रोक लगाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इन मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई NCLAT में 10 अप्रैल को होनी है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से इस मामले की सुनवाई आउट ऑफ टर्न बेसिस पर करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि अगर एक दिन में दलीलें पूरी नहीं होती है तो अगले कार्य दिवस पर सुनवाई जारी रहनी चाहिए। राकेश बेदी इन दिनों फिल्म धुरंधर द रिवेंज में अपने किरदार जमील जमाली को लेकर खूब सुर्खियों में है, लेकिन न सिर्फ उनका डायलॉग बच्चा है तू मेरा वायरल हो रहा है, बल्कि उनके पुराने वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जहां राकेश दलित समाज के बारे में बात करते दिखे। बोलते हुए उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा जो भारत में प्रतिबंधित है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ा तो राकेश से माफी की मांग की गई। एक्टर ने भी बिना देर किए एक वीडियो जारी किया और गलती से इस्तेमाल किए गए उस शब्द के लिए माफी मांगी। राकेश ने एक पुराने इंटरव्यू में हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे लेकर आजाद समाज पार्टी के मुंबई स्टेट प्रेसिडेंट कैलाश जायसवाल ने आपत्ति जताई। विवाद के बाद राकेश बेदी ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने ये शब्द अनजाने में इस्तेमाल किया था। उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली बड़ी हार के बाद पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इस हार के साथ कप्तान के तौर पर उनकी लगातार 7वीं हार दर्ज हुई। चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले में लंबे समय तक बनी रही, लेकिन आखिरी ओवरों में टीम ने नियंत्रण खो दिया।
अंतिम 5 ओवरों में 97 रन खर्च करने के कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 विकेट पर 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बाद में आरसीबी के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सीएसके को 43 रन से हरा दिया। इस मुकाबले के बाद कप्तान गायकवाड़ ने कहा, अगर मैं थोड़ा और योगदान देता तो शायद नतीजा अलग हो सकता था। आज की हार पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी है। इस हार के साथ गायकवाड़ उन भारतीय कप्तानों की अनचाही सूची में शामिल हो गए जिन्होंने आईपीएल में लगातार 7 मैच गंवाए हैं। इस सूची में विराट कोहली और युवराज सिंह पहले से मौजूद हैं।